हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर लेके आए हैं स्पेशल बैच फॉर टीजीटी, यूपी टेट, सीटेट और टीचिंग की उन सभी परीक्षाओं के लिए जिनमें हिस्ट्री और पॉलिटी पूछी जाएगी। तो हिस्ट्री के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने नोट किए हैं। आई थिंक मेरे पास क्वेश्चन है 3 से 7 क्वेश्चन, और इन 7 क्वेश्चन का हम वर्णन करेंगे। 1000 क्वेश्चन आपको देंगे और उन 1000 क्वेश्चन उनसे ही पेपर बनेगा। उनकी जरूर 100% आपके पेपर में फंसेंगे। टीजीटी वाले जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मैं खुद ही एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, तो इसलिए मैं वही क्वेश्चन दूंगा, वही कंटेंट दूंगा, ज़्यादा ऐसा लोड नहीं दूंगा ताकि आपको बहुत पढ़ना पड़े। कम लेकिन स्मार्ट। और देखो क्या होता है, आपको एक मेहनत के बलबूते अपनी जॉब लेनी है। वैसे ही जॉब जो नौकरियां हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है इस सरकार में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। जो कंटेंट है उसको आप रीड कीजिए और तैयार कीजिए। 100% आपकी परीक्षा क्वालिफाई होगी। तो देखिए, सबसे पहले माना गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। अब ऋग्वेद होता क्या है? वेद कितने होते हैं? वेदों की संख्या 4 है। कितने हैं वेदों की संख्या? 4। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सामवेद क्या हुआ? ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद और सामवेद कितने हैं? 4। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का, अब क्वेश्चन आएगा ऋग्वेद के कौन से मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? 8वें मंडल में, 5वें मंडल में, 9वें मंडल में, 15वें? देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में दिया गया है। अब ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई ऋचाओं, ऋचा कहते हैं श्लोकों को लिए, श्लोक जो बोलिए वो उसे ऋचा कहते हैं। ऋचाओं को खिल कहा गया है। क्या कहा गया है? खिल। हस्तलिखित ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हाथ से लिखे हुए श्लोक हैं उनको क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। ऋचाओं को खिल कहा गया है। उपनिषद की संख्या 108 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद की आपसे पूछ लिया जाए वेद कितने होते हैं, तो सबको पता है वेद कितने होते हैं। 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये आप बता दोगे। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या 108 है, यानी 108 है। तो 108 उपनिषद की संख्या है। स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। सूत्रों में धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों को किसने लिखा? पुराणों के जो रचयिता थे वो लोमहर्ष थे अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में अग्नि पुराण का काफी महत्व है। पुराणों में किसका काफी महत्व है? अग्नि पुराण का काफी महत्व। ये पुराणों की बात करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा ये आपके टीजीटी के सिलेबस में है। पुराणों में अग्नि पुराण का काफी महत्व इसके बाद में आता है। अगले क्वेश्चन को अगर लिखते हैं तो पुराणों में, अब पुराणों की संख्या पूछ ली जाए तो यहाँ पुराण दे दिए। पुराणों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। पुराणों की संख्या कितनी होती है मित्रों? 18 पुराणों की संख्या मानी गई है। और आपके जो उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है? उनकी संख्या मानी गई है 108। और आपके वेदों की संख्या कितनी मानी गई है? वेदों के 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब आपका आता है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण माना जाता है। कौन सा? मत्स्य पुराण। आप रिकॉर्डेड में नोट करते जाना। पुराणों में जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है और सबसे प्रामाणिक पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। पुराणों में अग्नि पुराण का भी काफी महत्व, लेकिन अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ
कृषि की जानकारी दी जाती है। किसकी जानकारी दी जाती है? कृषि की। राजतंत्र के साथ साथ व्यापार के साथ साथ उनमें कृषि की जानकारी मिलती है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान जो है उसका प्रमुख जो ग्रंथ है वो कथा वस्तु के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैनियों का जो जैन धर्म जो श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए थे, इनका जो हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है वो कल्पसूत्र से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? कल्पसूत्र से हमें जैनियों के बारे में जानकारी। अर्थशास्त्र की अगर पूछ लिया जाए अर्थशास्त्र में कितने अभिकरण थे, तो अर्थशास्त्र 15 अभिकरण, 180 प्रकरण यानी उप अभिकरण और 6000 श्लोक। अर्थशास्त्र में 8 सर्ग थे। सर्ग कितने थे अर्थशास्त्र में? अर्थशास्त्र में सर्ग थे 8, 180 प्रकरण थे और 15 अभिकरण थे। इसमें अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आपको पता है, कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य थे। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। अष्टाध्यायी बहुत पूछा जाता है और अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि को माना जाता है अष्टाध्यायी के लेखक। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी में किसका पहली बार है? लिपि। आप कहते देवनागरी लिपि। ये लिपि शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी में पाणिनि ने किया है, सबसे पहली बार किया गया। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। टेसियस ये एक इराक का राजवैद था। टेसियस ये कौन था? एक इराक का राजवैद था। टेसियस ने इराक का राजवैद होते हुए, और हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसका पिता कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। आगे आता है कि मेगास्थनीज यह एक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था बेटे? ये जो मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इंडिका में मौर्य युगीन समाज की जानकारी मिलती है। डाइमेकस इस सीरिया का नरेश डाइमेकस जो था ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत हुआ करता था। किसका राजदूत हुआ करता था? सीरिया के नरेश आंतियोकस का राजदूत हुआ करता था। कौन? डाइमेकस, जो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोसियस मिस्र नरेश तालमी फिलाडेल्फियस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। किसके राज? बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डाइमेकस। लेकिन डायोसियस ये मिस्र नरेश तालमी फिलाडेल्फियस का कौन था? फिलाडेल्फियस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में। अशोक के में कौन आया था? डायोसियस आया था। और डाइमेकस आया था, ये आया था बिंदुसार के दरबार में, और ये आया था अशोक के दरबार में। डायोसियस किसके दरबार में आया था? डायोसियस जो आया था वो अशोक के दरबार में आया था। आगे आता है कि टालमी ने दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी थी कि भारत का भूगोल क्या है, भारत का किस तरह। तो ये टालमी ने एक पुस्तक लिखी थी। फाहियान ये चीनी यात्री था। फाहियान कौन था? चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान 14 वर्ष तक भारत में रहा। कब तक भारत में रहा? फाहियान 14 वर्ष तक भारत में रहा था, और इसने संयुगन में 1518 ईस्वी भारत आया था। संयुगन क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, ये हमारे नोट्स में है, तो ये क्वेश्चन हम आपको देना चाहते हैं। एल्सन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके? एल्सन जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में फंसेंगे। हेनसोंग ने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, लेकिन हेनसोंग ने क्या काम किया? भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में वापस पुनः चीन चला गया। कहाँ चला गया? चीन चला गया। और वह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। हेनसोंग भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। किनका?
हेनसोंग का। हेनसोंग का यात्रा वृतांत को हम क्या कहते हैं, सी यू के नाम से प्रसिद्ध है। पोके के इसका नहीं है, उसका है, अलग है। हेनसोंग के अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। कौन था? सिंध का राजा शूद्र था हेनसोंग के अनुसार। इति सिंह यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अपने समय के भारत का वर्णन किया था। अब सबसे पहले विश्वविद्यालय की बात आती है, तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा है? जी नहीं, सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। इसमें कौटिल्य क्या करते थे, 6000 पंडितों को, लगभग 6000 पंडित उसमें विद्वान रहते थे तक्षशिला में। और अल-बरूनी ये महमूद गजनवी के साथ में भारत आया। अब थोड़े आगे बढ़ती है। अल-बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। अल-बरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की थी। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृतांत को रेहला कहते हैं। इब्न बतूता को अरबी भाषा में जो लिखा गया इसका यात्रा का पूरा वृतांत था, उसका नाम रखा गया रेहला। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा इब्न बतूता का यात्रा वृतांत को क्या कहते हैं? रेहला कहते हैं, कुछ और कहते हैं, ऑप्शन दे देंगे तो रेहला कहते हैं। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। या काजी, उस समय जो काजी होते थे मुगलिया सल्तनत में, वो क्या करते थे? न्यायाधीश का कार्य करते थे। तो जो ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, इसने इसके लिए इब्न बतूता को काजी नियुक्त कर दिया था। तारानाथ ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्योर तथा तंग्योर नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? तारानाथ ने। तारानाथ ने कंग्योर तथा तंग्योर नामक पुस्तक की रचना की थी। और ये कहाँ का रहने वाला था? तिब्बत का रहने वाला था। अब मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। और इसके बाद में इतने क्वेश्चन आप आज हम देते हैं आपको टास्क के रूप में हिस्ट्री में, ये आप लर्न करेंगे। और आगे हम आपको लगभग 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे अपने नोट से, और उसे आप तैयार कीजिए। आपका टीजीटी का एग्जाम बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी मेहनत जैसी भी है अगर पसंद आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलते हैं।